आज के क्लास में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। बेसिकली अगर बेसिक नॉलेज लेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंट से हम लोग किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए या किसी को डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि ये किनके बच्चे, इनके पेरेंट्स कौन है, ये सब चीज़ों के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। मनुष्य के डीएनए में पाए जाने वाले क्षार अनुक्रम, जो नाइट्रोजनी क्षार होता है उसका एक अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, लगभग समान होते हैं। जितना भी सीक्वेंस होता है मनुष्य में लगभग सब समान होता है। मनुष्य में जीनोम 3×9 क्षार के जोड़े में पाए जाते हैं। तो अगर क्षार का बात करेंगे तो जीनोम में कितने क्षार होते हैं? 3×9 क्षार होते हैं। किसी जनसंख्या के विभिन्न लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए डीएनए अनुक्रम की जानकारी की आवश्यक है। और वैसे कि किसी आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाने के लिए किसी भी जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता कितना है उसके डीएनए अनुक्रम की जानकारी होना आवश्यक है। इतनी बड़ी संख्या में क्षार अनुक्रमों का पता लगाना बहुत महंगा और कठिन कार्य है कि अब इतना सारा जो जनसंख्या है सभी का क्षार, मतलब कितना उसमें क्षारीय बोल सकते हैं नाइट्रोजनी क्षार है, उसका अनुक्रम का पता लगाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है और उसमें महंगा भी बहुत ज़्यादा होगा, पैसा भी बहुत खर्च होता है। दो मनुष्य के डीएनए के अनुक्रम का तुलना अध्ययन करके डीएनए फिंगरप्रिंट का एक त्वरित एवं अच्छी विधि है। अब इसमें क्या किया गया है कि दो इंसानों का फिंगरप्रिंट का तुलना करके एक अच्छी विधि अपनाया गया जानने के बाद उसके डीएनए के अनुक्रम के जानने के बारे में। इनमें डीएनए के अनुक्रम में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो जो डीएनए का अनुक्रम होता है और कब यह रिपीटेशन करता है डीएनए का अनुक्रम, जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए का अनुक्रम का मतलब AGT है, ACT है, ये सब क्या है? एक डीएनए का अनुक्रम है, ऐसे ही चलते रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये सब ऐसे चलते रहता है। तो एक अनुक्रम होता है और कुछ देर के बाद ये फिर से क्या होता है, वही चीज़ पुनः रिपीट करता है। डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनर्विधित होते हैं, मतलब डीएनए का अगर छोटा छोटा खंड लेंगे तो बार बार उसमें रिपीटेशन देखने को मिलता है। समानता उच्च श्रेणी या बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। तो ज़्यादातर उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसी में बहुरूपता प्रदर्शित होता है, जो डीएनए के फिंगरप्रिंट के आधार पर किसी भी व्यक्ति या ऊतकों या त्वचा, बाल, शुक्राणु, लार, रक्त, हड्डी आदि से प्राप्त डीएनए के एक जैसी बहुरूपता मिलती है। अब देखो इसमें हम लोग किसी का त्वचा, बाल हो गया, शुक्राणु हो गया, लार हो गया, ये सब का जिसका भी डीएनए रहेगा वो सब एक जैसा ही मिलेगा। मतलब उसका अगर लार है तो दूसरा लार का भी डीएनए वैसा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसका लार है, या किसी का रक्त है तो उससे ये पता लगाया जा सकता है किसका रक्त है, किसी का हड्डी है तो ये पता लगाया जा सकता है किसका हड्डी है, किसी का बाल है तो ये पता लगाया जा सकता है, इसलिए कि और जितना भी बाल होगा सबका डीएनए एक ही समान होगा। किसी का त्वचा है तो उससे पता लगाया जा सकता है किसका है। तो ये बहुरूपता उत्परिवर्तन से चलते उत्पन्न होती है। जनन कोशिका के उत्परिवर्तन होने से यह लैंगिक जनन द्वारा जनकों की संतति में चला जाता है। अगर यही बहुरूपता किसमें, जनन कोशिका, यह उत्परिवर्तन जनन कोशिका में होता है, इसके संतति में भी वो चला जाता है। धीरे धीरे एकत्रित होकर विभिन्नता या बहुरूपता उत्पन्न होती है। तो ये धीरे धीरे चेंज होते होते बाद में बहुत ज़्यादा एक ही बार हम लोग को बहुरूपता देखने को मिलता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के तकनीक प्रारंभिक विकास एलेज जेफरीज ने किया था। तो सबसे पहले इसके तकनीक के बारे में कौन साइंटिस्ट जो विकास किए थे तो एलेज जेफरीज ने किए थे। जीन डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है। तो ये हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि जो जीन होता है वो डीएनए का क्या होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, डीएनए का खंड होता है। मानव क्रोमोसोम में प्राय 90% डीएनए कार्य ज्ञात नहीं है कि 90% का डीएनए के बारे में किसका क्या कार्य है वो ज्ञात नहीं है, क्योंकि यह प्रोटीन के कोड नहीं करता है। इसलिए कि यह प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन का कोड करता है तो 10% ही डीएनए क्या करता है, प्रोटीन का कोड करता है, जो ये कोडॉन था। ये प्रोटीन का कोड 10% डीएनए करता है, बाकी 90% नहीं करता, इसलिए उनके कार्य के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। इन कतारबद्ध ज्ञान रहित डीएनए का प्रभाव बाह्य आकार पर नहीं पड़ता है
और व्यक्तिगत जीन ज्ञान रहित डीएनए का नया पंक्तिबद्ध स्वरूप अर्जित कर लेता है। अब यही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो 90% होता है, ये अगर देखा जाए तो इसका बाह्य आकार हम लोग को बाह्य आकार से कोई लेना देना नहीं रहता है। इससे हम लोग कोई भी बाहरी आकृति हम लोग को परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आँख का कलर हो गया या त्वचा का कलर हो गया, ये सब हम लोग को ये डीएनए नहीं बताता है। 90% जो होता है, जो 10% डीएनए होता है वही ये सब की चीज़ का जानकारी हम लोग को देता है। ये लंबाई में अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रायः 90 से 40 या 200 से 300 या लगभग 1000 क्षारीय जोड़े का बना हुआ रहता है। तो ये जो अगर लंबाई में बात करेंगे, जो ये 90% होता है, तो इसका लंबाई में बात करेंगे, इसमें नाइट्रोजन हो सकता है 9 से 40 रहे, या 200 से 300 के बीच में भी रह सकता है, या 1000 तक नाइट्रोजन क्षार इसमें हो सकता है। आपसी विभिन्नता रखने वाले विशिष्ट एवं वास्तव में अनोखे लंबाई वाले कार्य शून्य डीएनए की श्रृंखला सभी आवश्यक जीन के साथ संतानों का आनुवंशिकता के तहत चले जाते हैं। डीएनए का यही वह हिस्सा होता है जिसका व्यवहार फिंगरप्रिंट में किया जाता है। अब जो बताया जा रहा है कि डीएनए का वही हिस्सा लिया जाता है फिंगरप्रिंट में जो संतानों में आनुवंशिक होता है, वही हम लोग डीएनए के लिए वही डीएनए लेते हैं फिंगरप्रिंट के लिए जो डीएनए संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जो डीएनए पेरेंट से किस में संतान में स्थानांतरित होते हैं, वही डीएनए से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं। छोटे पुनरावृत्ति वाले श्रृंखलाबद्ध डीएनए को खोज बी ग्लोबिन जीन में हुई थी। तो ये छोटे श्रृंखलाबद्ध वाले जो डीएनए का खोज किया गया था, कहाँ पे मिला था? बी ग्लोबिन जीन में मिला था, जिसे उसका नाम दिया गया था मेनी सैटेलाइट्स बोला गया था के नाम से जाना जाता है। ये दो अनात्मीय व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के होते हैं और डीएनए की यह बहुरूपता उत्परिवर्तन क्रिया के कारण डीएनए के वास्तविक खंडों में हास या नए खंडों में जुड़ने का फलस्वरूप होता है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग देखते हैं, अगर दो व्यक्ति भी लेते हैं, अगर दो इंसान को भी अगर लेते हैं, तो दो इंसान में भी हम लोग देखेंगे कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न नजर आता है, कुछ ना कुछ विविधताएं इसमें नजर आता है। इसी विविधता के चलते इसी विविधता के चलते यही हम लोग दोनों में विभिन्नता जो दिखता है, इसी विभिन्नता के कारण से हम लोग को आगे चलकर उत्परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। इसी कारण से इसलिए थोड़ा विभिन्नता अभी से ही दिखने को मिलता है, बाद में जाकर ये क्या होता काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? VNTR के नाम से जाना जाता है। आधुनिक अनुसंधान के क्रम में ऐसा देखा गया है, आज के अगर डेट में रिसर्च जो किया जा रहा है, तो दो अनात्मीय व्यक्ति के डीएनए के खंडों की संख्या अलग अलग होती है। तो ये भी देखा गया आज के डेट में जो रिसर्च चल रहा है, जिसमें अगर दो व्यक्ति लेते हैं, दोनों व्यक्ति के डीएनए के खंडों की संख्या अगर देखा जाए तो अलग अलग देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनके लंबाई में भी विभिन्नता देखने को मिल जाती है। इसलिए दो व्यक्तियों को लंबाई में विभिन्नता देखने को मिलता है। यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये जो हम लोग देखते हैं, इसको एक प्रोसेस द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऐसे दो डीएनए पूर्णतः अलग अलग नमूने के होते हैं। इसमें दो डीएनए ऐसे होंगे जो कि अलग अलग नमूने के होंगे, क्योंकि इनमें खंडों की संख्या भिन्न होती है। क्योंकि इसमें खंड जो होता है, खंडों की संख्या अलग अलग होता है दो व्यक्तियों का। इसके विपरीत अगर किसी दो व्यक्तियों में डीएनए की संरचना समान होती है, तो ऐसे व्यक्ति डीएनए की समानता उनके आपसी संबंधों के स्थिति के आधार पर होती है। तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है इसके विपरीत कि कभी कभी दो व्यक्तियों का डीएनए संरचना समान देखने को मिलता है, तो उसके आपसी संबंध भी क्या होता है? एक ही जैसा देखने को मिलता है। डीएनए की संरचना की यह समानताएं और विभिन्नताएं डाउडन ब्लॉडिंग टेक्निक द्वारा सिद्ध किया गया था कि कुछ व्यक्तियों में अगर दो व्यक्तियों को लेते हैं तो उसमें डीएनए में भी उसकी संख्या में, इसके खंडों की संख्या में क्या होता है? अलग अलग देखने को मिलता है दो व्यक्तियों में। कभी कभी उसके खंडों की संख्या दो व्यक्तियों में समान देखने को भी मिलता है। तो ये सिद्ध किया गया था, सिद्ध किया गया था किस टेक्निक द्वारा? तो साउथर्न ब्लॉडिंग टेक्निक के द्वारा ये सिद्ध किया गया था।
डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए थोड़ी सी रुधिर कोशिकाएं, त्वचा कोशिकाएं या वीर्य या किसी प्रकार का शारीरिक कोशिका का नमूना लिया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट करने के लिए इंसान के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी हिस्से का पार्ट लिया जा सकता है, या उसका रुधिर ले ले, या उसका त्वचा ले ले, या उसका वीर्य ले ले, जो शुक्राणु होता है वो ले ले, या उसके बाल भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कर सकते हैं, मतलब पहचान किया जा सकता है। प्रायः 1,00,000 कोशिकाओं या लगभग 1 माइक्रो अच्छे नतीजे के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित विधि आजकल अपनाई गई है। इसके लिए निम्नलिखित विधि यहाँ पे अपनाया गया। एक उच्च गति वाले रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज की सहायता से डीएनए की आवश्यक मात्रा रुधिर कोशिकाओं या किसी भी अन्य प्रकार के शारीरिक कोशिकाओं से प्राप्त की जाती है। अब देखो, सबसे पहले क्या किया जाता है, डीएनए का मात्रा कहाँ से निकाला जाएगा, थोड़ा सा मात्रा निकाला जाता है, या तो रुधिर से निकाले या शरीर किसी भी हिस्सा से डीएनए का थोड़ा सा मात्रा निकाल दिया जाता है। फिर उसका आवश्यकता पड़ने पर निकाले गए डीएनए के अनेक प्रतिलिपि पीआरसी विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इसका मतलब इस डीएनए का अनेक डीएनए बनाया जाता है। प्रतिलिपि मतलब इसकी इमेज, मतलब इसके जैसा बहुत सारा डीएनए बना लिया जाता है पीआरसी विधि से। किस विधि से, तो पीआरसी विधि से बना लिया जाता है। डीएनए के सीमाबद्ध लंबा रखने हेतु रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट कर छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। अब डीएनए जो सीमाबद्ध रखने के लिए इसको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है, और उसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर लिया जाता है, ब्रेक कर लिया जाता है इस डीएनए। डीएनए के टुकड़े को इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल से निकाला जाता है। अब डीएनए के टुकड़े कैसे इससे निकाला जाता है, तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होता है, जिसे डीएनए के टुकड़े को इससे बाहर निकाला जाता है। छोटे लंबाई वाले डीएनए अपने बड़े लंबाई वाले की तुलना में आगे निकल पाता है। इस अवस्था में धारियाँ अदृष्ट होती है। अब देखो, जो बड़े लंबाई के डीएनए होगा वो ज़्यादा आगे निकल जाता है, जो छोटे वाला रहता है वो ज़्यादा पीछे रह जाता है। अब दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए का क्षारीय रासायनिक पदार्थ की सहायता से एक धागीय डीएनए में अलग किया जाता है। दोहरे स्ट्रैंड वाले डीएनए क्षारीय रासायनिक पदार्थ की सहायता से, जो क्षारीय रासायनिक पदार्थ होता है उसके सहायता से एक धागीय डीएनए को अलग कर जाए। अब जैसे कि ये 2 धागीय डीएनए होता है तो इसको एक धागा इससे अलग किया जाता है। अब किए गए एक धागीय डीएनए का नाइलोन झिल्ली या नाइट्रोसेलुलोज परत पर स्थानांतरित कर जल के ऊपर रखा जाता है, और इसे साउदर्न ब्लॉटिंग विधि कहा जाता है। खंडों की संरचना को जानने के लिए एक्सरे फिल्म को नाइलोन झिल्ली के साथ रखा जाता है। तो इसके खंडों की संरचना को जानने के लिए इसका संरचना कैसा है, तो एक्सरे एक फिल्म होता है, उसी नाइलोन झिल्ली के साथ उसको रखा जाता है। अब नाइलोन शीट को एक जल पात्र में डुबाया जाता है और प्रोब्स या मार्क जो रेडियो एक्टिव संश्लेषित डीएनए खंडों में है उन्हें मिलाया जाता है। प्रोब्स का लक्ष्य एक विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स का क्रमबद्ध संरचना। अब प्रोब्स का काम क्या है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रमबद्ध संरचना देखने के लिए ऐसा किया जाता है। VNRT का पूरा खाइए उन्हें संकर में बदलता है। अतः अंत में एक्सरे फिल्म को नाइलोन झिल्ली जो रेडियो एक्टिव पॉप्स युक्त होते हैं उसको खोला जाता है। इस प्रकार क्रिया के अंत में परिणाम स्वरूप डीएनए के फिंगर प्रिंट के काले धब्बे प्रोब्स के स्थान पर पड़ जाते हैं, जिसे अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी आसानी पूर्वक हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका जो काला धापा लास्ट में पड़ जाता है, वही काला धापा से हम लोग क्या करते हैं, उसका डीएनए का आसानी से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये डीएनए प्राप्त करने के लिए, डीएनए का फिंगरप्रिंट प्राप्त करने के लिए ये इतना सारा प्रोसेस दिया हुआ है। लेकिन अगर ऐसे डीएनए का जब फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लेते हैं तो इसका उपयोग क्या है, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, शुरुआत में ही बताए थे इसका उपयोग क्या क्या है। तो आज के सामाजिक और सांसारिक
परिस्थितियों में फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया विज्ञान की एक अद्भुत अनुपयोगी देन है। इस विधि का व्यवहार निम्नलिखित अनेक प्रकार के जटिल उलझनों को सुलझाने में होता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है फोरेंसिक प्रयोगशाला में इसका उपयोग अपराधियों को पहचान करने के लिए होता है। अब जैसा कि इसको अपराधी को पहचान करने के लिए किया जाता है, मान लो कि कहीं पर खून हुआ, वहाँ पे बहुत लोगों का क्या होता है, बाल टूट जाता है या किसी प्रकार के डीएनए उसका वहाँ पे रह जाता है या हाथ का फिंगरप्रिंट रह जाता है, उसी को लेकर अपराधियों को पहचान किया जाता है। समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए का संरचना किसी भी दो व्यक्ति को एक जैसी नहीं होती है। एक समरूपी जुड़वा जो होते हैं उन्हीं का डीएनए एक जैसा होता है, बाकी किसी व्यक्ति का एक जैसा डीएनए नहीं देखने को मिलता है। अंततः इसके सहारे किसी को भी पहचान किया जा सकता है। संदिग्ध माता पिता को, अब देखो माता पिता का पहचान करने के लिए तो ये होता है ना कि पता नहीं चलता कि इसका माता पिता कौन है इस बच्चे का, उसका पहचान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। मृत व्यक्तियों की सही जानकारी उसके मृत अंगों के डीएनए संरचना से भी किया जाता है कि ये किसका सौ है। जैसे कोई मर जाता है उसका फेस नहीं दिखाई देता था, पता नहीं चल पाता है कि वो किसका है, तो इससे भी पता किया जाता है, डीएनए की सहायता से ये पता किया जाता है। उसी प्रकार से संतान बहुत लोगों को खो जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। इसे बहुत सारा जीनोम के आनुवंशिक बहुत सारा लाभदायक चीज़ों के लिए भी किया जाता है। तो ये था हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में। अब हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।